हेलो एवरीवन, राम राम, खम्मा गणी। आप सभी का राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून एंड जयपुर के इस लाइव सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज का लेक्चर है वो जेआरएफ और नेट एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे आपका एंट्रेंस पीजी हो, चाहे जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, इन सभी के अंदर इसके जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर? कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उससे आप लोग क्या समझते हैं? आपके पास एक वर्ड है, एक शब्द है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कि ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है हम उसको किस तरह सेपरेट करेंगे, इरिगेटेड लैंड से या एग्रीकल्चर से? कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन करें कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर का ही पोर्शन है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले अगर बात करें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, तो ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है वो आपका बना है दो वर्ड से, यानी टू वर्ड से। वन इज द ड्राई लैंड एंड सेकेंड इज द एग्रीकल्चर। यानी आपका क्या है, एक वर्ड होगा आपका ड्राई लैंड, वहीं दूसरा वर्ड आपका क्या है, एग्रीकल्चर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एग्रीकल्चर। आप सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर क्या है, क्योंकि आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं आपने एग्रीकल्चर से डिग्री की है। जब भी आप एग्रोनॉमी से नेट देख रहे हो, तभी आप एग्रोनॉमी से जेआरएफ देख रहे हो। तो एग्रीकल्चर का आपको अच्छे से मालूम है कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज ए मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव वर्ड यूज्ड टू डिनोट many ways in which crop plant and domestic animals sustain to global human population by provide food and other products। कि जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसके जो सस्टेन होने का रीजन है वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज है। हम एनिमल डोमेस्टिकेशन से डिफाइन कर सकते हैं, हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्हीं में से ड्राई लैंड भी आपका किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो आप सभी को अच्छे से मालूम है कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसका क्या मतलब है। बट बात किसकी है, बात है ड्राई लैंड की। ड्राई लैंड और एग्रीकल्चर, इन्हीं दोनों वर्ड से आपका क्या बना है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई लैंड? आप किसी को मालूम है कि ड्राई लैंड का क्या मतलब है? ड्राई लैंड एरिया इज ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैविंग नो सोर्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। यानी आपका ऐसा कोई लैंड है जिस लैंड के अंदर आपके पास कोई इरिगेशन सोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, बट उस समय हम क्या, एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, क्रॉप्स की ग्रोविंग करते हैं। यानी जिस एरिया में आपके पास कोई किसी प्रकार का इरिगेशन सोर्स अवेलेबल नहीं है, देखिए आप एक बार इस इमेज के ऊपर, आप एक बार देखिए इस इमेज के अंदर आपका क्या है, ना तो कोई आपको इरिगेशन सोर्स देख रहा है। इरिगेशन सोर्स से मेरा क्या मतलब है, ना आपको कोई यहां पे कैनाल दिखाई दे रहा होगा, ना ही आपको कोई क्या वेल्स एंड ट्यूबवेल्स दिखाई दे रहे होंगे। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की बात करते हैं कि जब आपके पास कैसा एरिया हो जिसके अंदर कोई इरिगेशन सोर्स अवेलेबल नहीं हो, अंडरग्राउंड वाटर को रिमूव करने के लिए ना आपके पास वेल्स है, ना आपके पास ट्यूबवेल्स है। हालांकि बात यह है कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ही कैसा है, या तो आपका ब्रेकिस या सेलाइन वाटर होगा, या फिर हमारी जो अंडरग्राउंड है उसमें वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर होगा तो भी हमारे पास किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जब आपका ऐसा एरिया हो जो क्या हो, आपका कल्टीवेबल एरिया हो जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है, बट इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, ड्राई लैंड एरिया। एग्रीकल्चर आपको समझ आया, ड्राई लैंड आपको समझ आया कि ड्राई लैंड से मेरा क्या मतलब है कि किसी प्रकार के इरिगेशन सोर्स अवेलेबल नहीं है, ना कैनाल्स है, ना ट्यूबवेल्स है, ना वेल्स है, ना ही आपकी रिवर है, कि किसी प्रकार से भी हम आर्टिफिशियल वाटर हमारे फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। यही क्या है आपका ड्राई लैंड। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर?
कि जब हम इस एरिया में क्या, कि जिस एरिया में हमारे पास कोई इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है और ऐसे एरिया में हम क्या क्रॉप ग्रोविंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्या कि जब हम ऐसे एरिया के अंदर क्रॉप्स की ग्रोविंग करें जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, जो हमारा क्रॉप ग्रोविंग है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारा रेन वाटर पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, स्टोर्ड सोइल मॉइस्चर पे डिपेंडेंट है, जो कंजर्वर्ड सोइल मॉइस्चर है उस पे डिपेंडेंट है, तो वो आपका क्या होगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। एक बार देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से कि क्या हो सकता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। देखो ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका सफलता के आपके प्रयास है, क्योंकि जो एफर्ट्स है उन्हीं से हमें सफलता मिलती है। अगर कोई सफलता की नींव है तो वो आपके एफर्ट्स है। अगर आप एफर्ट्स करते रहते हो तो सफलता आपके बड़ी नजदीक होती है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, देर आएगी दुरुस्त आएगी पर आएगी जरूर। अगर आप मेहनत ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, एफर्ट्स ही नहीं डालते, तो फिर हम सफलता का भी नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, सफलता की नींव एफर्ट्स है और एफर्ट्स के बिना सफलता नहीं मिलती। यानी बिना नींव के मकान ज्यादा दिन तक नहीं चलते, जल्दी ढह जाते हैं बिना नींव के मकान। इसलिए मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो एफर्ट्स और प्रैक्टिस है वही आपको सफल बनाते हैं, और आप भी सफलता के दौर में शामिल हो जाइए। आपके एग्जाम नजदीक है, जितने भी नेट एस्पिरेंट है उनका एग्जाम बड़ा नजदीक है, दिसंबर जनवरी में आपकी टेंटेटिव डेट है, तो प्लीज आप रेगुलर पढ़ते रहिए। जो भी बच्चे हैं आप इसको रेगुलर पढ़िए। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सबसे पहले क्या, ड्राई लैंड एरिया इज ए पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैविंग नो सोर्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। कि हमारे पास एग्रीकल्चर का ही लैंड है, यानी जो ड्राई लैंड एरिया है वो हमारा किसका, जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसी का पोर्शन है क्या, ड्राई लैंड एरिया। बट इस एरिया के पास क्या है, हमारे पास इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ड्राई लैंड एरिया। जबकि बाकी एरिया में जहां हमारे पास इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल है, यानी हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमारे पास कैनाल भी है, बोरवेल भी है, ट्यूबवेल भी है, रिवर भी है, वो एरिया क्या होगा आपका, इरिगेटेड एरिया। कौन सा एरिया होगा, इरिगेटेड एरिया। तो आपने समझ में आया होगा डिफरेंस कि इरिगेटेड एरिया क्या होगा और आपका ड्राई लैंड एरिया क्या होगा। कि जहां पे इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल है वो आपका इरिगेटेड एरिया, और जहां आपके इरिगेशन सोर्सेज नहीं अवेलेबल है वो आपका ड्राई लैंड एरिया। देखिए भाई, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज ए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंटायर विथ रेन वाटर रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन और स्टोर्ड या कंजर्व्ड सोइल मॉइस्चर और सप्लीमेंटेड विथ हार्वेस्टेड रेन वाटर। कि आपकी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होगी वो कैसी होगी, कि हम जब भी जो क्रॉप्स की ग्रोविंग करेंगे, हम जिन जिन क्रॉप्स की ग्रोविंग करेंगे उनके लिए हमारे पास इरिगेशन सोर्सेज या इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर हम सप्लीमेंटेड इरिगेशन अप्लाई करना चाहे तो वो भी हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, यानी जो आपका रेनफॉल वाटर है, जो बरसात का पानी है, अगर आपने उसको स्टोर कर लिया तो आप उससे क्या कर सकते हो, जो सप्लीमेंटल इरिगेशन है या लाइफ सेविंग इरिगेशन है वो फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। बट कभी भी अंडरग्राउंड वाटर, केनाल वाटर या आपका रिवर वाटर हम किसके अंदर नहीं इंक्लूड करते, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि ऐसे एरिया या ऐसे रीजन के अंदर हम अगर क्रॉप का कल्टीवेशन करें जहां हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, जबकि हमारे पास क्या हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, तो हम उसको किसमें इंक्लूड करेंगे, हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। याद रहेगी भाई डेफिनेशन। तो मैं कह सकता हूं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल वाटर। कि जो आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होगी वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट होगी, रेनफॉल वाटर के अंदर। या तो जो क्रॉप्स है उसको जो रेनफॉल वाटर क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट रिसीव कर लेगी, जैसे ही रेनफॉल होगा, यानी सोइल मॉइस्चर में एज ए सोइल मॉइस्चर आपका वाटर स्टोर होगा और वहां से जो आपके प्लांट्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। या हम क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर होगा हम उसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे और उसके जरिए हमें जरूरत पड़ी तो क्या, हम लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाई कर देंगे। देखिए भाई, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रेफर टू ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। यानी हम पूरी तरीके से जो क्रॉप्स की ग्रोविंग करते हैं वो किस पे डिपेंडेंट करते हैं, रेन वाटर पे। मैं आपको बात बता देता हूं
कि जो राजस्थान की बात कर लीजिए आप, राजस्थान है, गुजरात का आपका नॉर्थ पोर्शन है यानी कच्छ का रण है, या गुजरात के जो आपके रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये सारे रीजन और जो एरिया है ये आपके क्या, ये सारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं। यानी अगर यहां आपने एक बार क्रॉप की ग्रोविंग कर दी या आपने क्रॉप का कल्टीवेशन कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रोविंग से लेके या बिफोर ग्रोविंग से लेके आप हार्वेस्टिंग तक कोई वाटर अप्लाई नहीं करेंगे। जितना वाटर आपकी क्रॉप्स रिसीव करेगी वो कौन सा, रेनफॉल वाटर होगा। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप राजस्थान में जितनी आपके पर्ल मिलेट का कल्टीवेशन हो रहा है यानी बाजरे का कल्टीवेशन हो रहा है, वो सारा क्या है, रेनफेड कल्टीवेशन है, यानी हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। कभी भी आपका जो पर्ल मिलेट है उसको किसी भी स्टेज पे, चाहे क्रॉप की आपकी कोई भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पे हम इरिगेशन वाटर अप्लाई नहीं करते या फिर आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर नहीं करते। जितना वाटर है वो सारा कहां से रिसीव करेगा, रेनफॉल वाटर से। यही आपका क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया हो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो वो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। किसी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को लेके, तो वो मुझे आप कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। देखो, क्वांटम ऑफ रेनफॉल वाटर इज नॉट सफिशिएंट फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, कि जो हमने क्रॉप्स की ग्रोविंग की उसके लिए जो रेनफॉल का क्वांटम है यानी जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है कि जो क्रॉप है उसको मॉइस्चर सप्लाई कर सके। अब मेरी बात सुनिए कि जैसे राजस्थान का क्या वेस्टर्न रीजन है, जहां पे जैसलमेर और बीकानेर यानी जो थार डेजर्ट की मैं बात करता हूं, वहां पे आपका क्या है कि जो रेनफॉल है वो इतना कम होगा, यानी रेनफॉल की बात करें कम होगा, और होगा भी तो कैसा होगा, अनइवन या इरेटिक रेनफॉल होगा। कैसा, अनइवन या इरेटिक रेनफॉल होगा, और होगा तो इतनी कम क्वांटिटी में होगा कि जितने आपके क्रॉप प्लांट की रिक्वायरमेंट है, यानी कोई भी आपका मान लो बाजरे का प्लांट है, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा आपका कौन सा, रेनफॉल वाटर। इसलिए हमेशा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसमें जो मॉइस्चर है वो कौन सी साइड में, डेफिसिट साइड में रहता है, यानी किसके अंदर हमेशा कमी बनी रहती है कि जितनी वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की है उतना तो हमारा रेनफॉल नहीं है, यानी जो रेनफॉल वाटर है वो हमारे क्रॉप प्लांट की जितनी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको सप्लाई नहीं कर पाता है। देखिए एक बार, इन ड्राई लैंड क्वांटम ऑफ रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। If tree cultivation is possible, means developing micro catchment around the tree will improve the storage of rainfall and increase the yield। समझिए मेरी बात कि हम अगर क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं तो हमारे पास क्या, जो क्वांटम ऑफ रेनफॉल है वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है। बट जो आपके ट्री प्लांट है, ट्री प्लांट से मेरा क्या मतलब है, देखिए आप ट्री प्लांट, ये क्या है आपका, कोई भी ट्री प्लांट है, या आपका मैंगो ट्री है, या आपका पोमग्रेनेट ट्री है, कोई भी आपका ट्री प्लांट हो सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन या इसकी लाइफ साइकिल हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। कैसे, कैसे कि हम क्या माइक्रो कैचमेंट क्या कर सकते हैं, इसके चारों ओर हम क्या बना सकते हैं, माइक्रो कैचमेंट बना सकते हैं। क्या, माइक्रो कैचमेंट। और ये माइक्रो कैचमेंट बना के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेनफॉल वाटर है इसको हमें स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया भाई, कि जो आपके ट्री प्लांट्स है उन ट्री प्लांट्स के चारों ओर हम एक माइक्रो कैचमेंट बना सकते हैं, यानी हम पिट्स बना सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं, और उस गड्ढे के अंदर क्या, जो रेनफॉल वाटर है उसको स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका ट्री है उसको लॉन्ग टाइम के लिए वाटर सप्लाई होगा, यानी जो मॉइस्चर डेफिशिएंसी है वो हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। बट क्रॉप्स के अंदर हम कैचमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि क्रॉप्स की जो R इंटू पी है, रो टू रो एंड जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और हम इतना छोटा कैचमेंट एरिया नहीं बना सकते। क्रॉप्स के अंदर क्या कैचमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, पर ट्री के अंदर कैचमेंट बनाना पॉसिबल है। जो आपका कैचमेंट कैसा होगा, या तो आपका सर्कुलर हो सकता है या आपका हाफ सर्कुलर हो सकता है। क्या, या तो आपका सर्कुलर हो सकता है या आपका हाफ सर्कुलर हो सकता है। कि जो आपने ये कैचमेंट तैयार किया, ये कैचमेंट या तो कैसा होगा, आपका पूरा सर्कुलर होगा, या कैसा होगा, आपका हाफ सर्कुलर होगा। कैसा, हाफ सर्कुलर होगा। याद रहेगा भाई,
कि जो माइक्रो कैचमेंट बनाएंगे किसके लिए, कि हमारा जो ट्री है उसको लॉन्ग टाइम तक वाटर सप्लाई के लिए, यानी जो रेन वाटर है उसको हम क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। इसमें भी हम किसी प्रकार का कोई भी अंडरग्राउंड वाटर या इरिगेशन वाटर यूज नहीं करेंगे। अगर आप कह दो कि मेरे पास कैनाल है, मैं कैनाल से भर दूंगा, कैनाल होती तो हमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को फॉलो करना पड़ता, या हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बट जो रेनफॉल वाटर आया उसी रेनफॉल वाटर से हमने किसको भर दिया, हमारे कैचमेंट को भर दिया, और कैचमेंट को भरने से इसके लिए अच्छी खासी वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। याद रहेगा भाई, समझ में आ गया आप लोगों को कि ट्री और क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, समझ आ गया। क्रॉप्स में हम माइक्रो कैचमेंट नहीं बना सकते, जबकि ट्रीज के चारों ओर हम क्या बना सकते हैं, माइक्रो कैचमेंट बना सकते हैं। ड्राई लैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसके कुछ कैरेक्टर है जिनके बेस पे आप क्या कह सकते हो कि ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के क्या कुछ कैरेक्टर होंगे, जैसे मैं आपकी बात कर लूं, मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है और मैं इसको देख के कह दूं क्या है, इसका तो रंग सांवला है, हाइट इसकी 6 फीट है, तो ये क्या है, इसके कैरेक्टर है। यानी मैंने आपको क्या कह दिया कि ऐसा ऐसा लड़का है, मैं नाम नहीं जानता पर इतनी हाइट है, ऐसे दिखता है, ऐसे बाल है, अब क्या तुम उसको पहचान लोगे, तो कहोगे कि हाँ मैं पहचान लूंगा शायद। तो वैसे ही क्या है, अगर मैं आपको ये कैरेक्टर बताता हूं तो आप आराम से पहचान लोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है वो क्या है, लिमिटेड रेनफॉल अप टू 1000 mm, यानी जो आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसके अंदर जो आपका रेनफॉल होगा वो कितना होगा, 1000 mm तक। हालांकि हम आगे कैटेगराइज करेंगे, हम ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग पढ़ेंगे, बट मैं एक जनरल फिनोमिना की बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल एवरेज की बात कर रहा हूं कि जो आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होगा उसमें आमतौर पे जो रेनफॉल होगा वो कितना होगा, लेस देन 1000 mm, कि यानी 1000 mm तक ही आपका रेनफॉल होता है, इससे ज्यादा आपकी रेनफॉल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, किसके अंदर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। सेकंड आपका क्या है, सेकंड होगा आपका शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। क्या, शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। मैंने आपके पीछे जो पिक्चर लगाई है, इस पिक्चर के माध्यम से इसके माध्यम से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कैसे है हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, ट्री भी हमारे पास है, दूसरा हमने क्या, कहीं कहीं हमने खेतों में क्या फार्मिंग वगैरह भी कर रखा है, क्या फार्मिंग वगैरह भी कर रखा है, बट आपको कैसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा क्या, मॉइस्चर डेफिशिएंट, यानी हमारे पास जो मॉइस्चर है वो हमेशा कौन सी साइड में होता है, डेफिसिट साइड में। मॉइस्चर आर ऑलवेज इन डेफिसिट साइड इन द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें जो मॉइस्चर है वो हमेशा कौन सी, डेफिसिट साइड में रहता है, यानी सफिशिएंट नहीं होता, यानी एनफ नहीं होता, जितने हमारे प्लांट्स को मॉइस्चर चाहिए उतना सप्लाई नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ग्रोइंग सीजन ऑफ लेस देन 200 डेज, कि आपके साल में कितने दिन होंगे, 365 डेज होंगे, उनमें से जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ग्रोइंग सीजन होगा वो लेस देन 200 डेज होगा, यानी जो आपका फील्ड है, आपका जो खेत है, यानी वो 200 दिन तक तो आपका हरा भरा रहेगा, जो खेत खलियान है उनमें 200 दिनों तक तो आप खेती कर सकते हैं, क्रॉप की सोविंग या क्रॉप ग्रोविंग कर सकते हैं, पर 200 दिन बाद यानी लगभग कितना, 165 दिन तक आपका कैसा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, यानी किसी प्रकार का कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास इरिगेशन सोर्स अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो हमारा क्या होगा तीसरा फैक्टर, कि आपका ग्रोइंग सीजन ऑफ लेस देन 200 डेज। सिंगल क्रॉप और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, यानी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें आप मोस्टली कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो, आप सिंगल क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग। या तो आप सिंगल क्रॉपिंग करोगे कि आपने किसका कल्टीवेशन किया, पर्ल मिलेट का या बाजरे का कल्टीवेशन किया, 3 से 4 महीने आपके मैच्योरिटी स्टेज तक आएगा, यानी 3 से 4 महीने में आप हार्वेस्ट करोगे। कितना दिन, 120 दिन आपका पूरा हो गया। इसके बाद अगर आप विंटर में वीट लगाना चाहते हो तो वो 120 दिन वो भी लेगा, 120 से 130 दिन 40 दिन वो भी लेगा, तो कितना आपका 200 से पार कर गया। और 200 से पार करने पे क्या हो जाएगा आपका, इतनी मॉइस्चर हमारे पास नहीं है, इतनी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हमारी सोइल के अंदर नहीं है, तो हम डबल क्रॉपिंग नहीं ले सकते, हम सिंगल क्रॉपिंग पर्ल मिलेटी कर सकते हैं। क्या, सिंगल क्रॉपिंग पर्ल मिलेटी कर सकते हैं, यानी जितने भी राजस्थान में आप देखोगे कि जो बरसात के टाइम या मानसून सीजन में आपकी बाजरे की खेती करेंगे, उसके बाद जो फील्ड है पूरे 8 महीने कैसे रहेगा, खाली रहेगा, यानी बंजर लैंड पड़ा रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का, यानी फेलो लैंड पड़ा रहेगा, जिसमें
किसी भी क्रॉप की कोई ग्रोविंग हमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इंटरक्रॉपिंग कि अगर आपके अच्छे खासी बरसात हो रही है, 8 to 1000 mm तक रेनफॉल है आपका, तो आप क्या कर लोगे, इंटरक्रॉपिंग फॉलो कर सकते हो। यानी आपने पल्सेज लगा दिया, पल्सेज के साथ आपने कुछ और लगा दिया, जैसे आपने सोरगम लगा दिया, ये पिजन पी लगा दी, ये क्या कर सकते हो आप, इसकी भी ग्रोविंग कर सकते हो। आप मस्टर्ड और वीट को लगा सकते हो, क्या मस्टर्ड और वीट को इंटरक्रॉपिंग में लगा सकते हो। बट विंटर क्रॉपिंग में भी एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्या कि एक क्रॉप आपके ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली है तो एक कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली होनी चाहिए, तभी दोनों के बीच में क्या मॉइस्चर बैलेंस आता है। तो याद रहेगा भाई कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर, कंस्ट्रेंट्स ऑफ वाटर एंड विंड इरोजन। देखो दोनों प्रकार के कंस्ट्रेंट यानी हमारे सामने होंगे, वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। देखो विंड इरोजन तो कैसे, हमारी सोइल कैसी होगी, हमेशा ड्राई होगी, यानी वेट कंडीशन में नहीं होगी। और जब आपकी सोइल ड्राई होगी, वेट नहीं होगी, तो आपके सोइल पार्टिकल कैसे होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, यानी इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, लूज होगा। यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, लूज होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन फोर्स क्या होता है, कोएजन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बट ये हम तब बात करेंगे जब हमें सोइल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन फोर्स आप तब सभी जानते हो जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका कौन सा है, एडिशन फोर्स। कोएजन फोर्स आपका क्या है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से आपस में अट्रैक्टेड है, यानी जिस फोर्स से आपस में दोनों कनेक्टेड है वो कौन सा, कोएजन फोर्स है। याद रहेगा भाई आपको। तो क्या है हमारा जो विंड इरोजन है, इस टाइम क्या होगा, आपका जो लैंड है ड्राई होगा, और ड्राई लैंड होने की वजह से जैसे ही आपकी तेज हवाएं चलेगी, यानी आपकी विंड स्पीड ज्यादा होगी, यानी जो विंड वेलोसिटी है वो अगर ज्यादा होगी, तो जो आपके ड्राई लैंड एरिया में जो पार्टिकल्स है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, अपलिफ्ट होके क्या दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे और वहां जाके डिपोजिट हो जाएंगे। वाटर इरोजन मैंने क्यों कहा, अगर किसी एरिया के अंदर, मैंने क्या कहा, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। अनइवन और इरेक्टिक रेनफॉल होगा। अनइवन से मेरा मतलब है एक तो हर जगह समान रेनफॉल नहीं होगा, दूसरा क्या है कभी ज्यादा कभी कम। कभी कभी क्या होगा, एक दो दिन रेनी डेज के अंदर क्या, वन टू रेनी डेज के अंदर ही हमें क्या कि मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव कर लेंगे हम। जो ड्राईलैंड है वो मैक्सिमम रेनफॉल क्या 1 to 2 रेनी डेज के अंदर ही रिसीव कर लेते हैं। रेनी डेज से मेरा क्या मतलब है, अगर आपका एक दिन के अंदर, अगर मेरा रेनी डेज से क्या मतलब है, अगर एक दिन के अंदर आपका कितना बारिश हो, 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक। अगर किसी एरिया के अंदर या कोई एरिया एक दिन के अंदर यानी सिंगल डे के अंदर 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है, तो वो क्या होगा, रेनी डेज। यानी कितना 20 से 25 mm तक अगर रेनफॉल होता है किसी एरिया में 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी अंडर 24 आवर्स, तो उसको क्या कहेंगे, रेनी डेज। तो जब आपका रेनी डेज आएगा तभी आपका क्या वाटर फ्लो होगा, सरफेस फ्लो होगा, और सरफेस फ्लो होने की वजह से जो आपकी सोइल लेयर है वो क्या हो जाएगी, उसमें क्या होगा, आपका वाटर इरोजन होगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट हो जाएगी। तो समझ में आया भाई विंड इरोजन और वाटर इरोजन, समझ आया। तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिए, जिस किसी बच्चे को नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। आइए भाई, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगराइज। हमने क्या कर दिया, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इसको हमने कैटेगराइज कर दिया कितने, 3 ग्रुप के अंदर। किस पे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि हमने जो रेनफॉल रिसीव करने के आधार पे, यानी रेनफॉल रिसीव करने के बेस पे हमने क्या कर दिया, 3 कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिवाइडेड कर दिया। कौन कौन सी, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। यानी कौन कौन सी कैटेगरीज की मैं बात करता हूं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप बैठ जाइए, ध्यान से पढ़ने पे पूरा ध्यान लगा लीजिए, फोकस कर लीजिए, तीनों ही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से कोई पहला क्वेश्चन किया जाएगा तो वो यहां से किया जाएगा कि ड्राई फार्मिंग आपकी क्या है, व्हाट इज द ड्राईलैंड फार्मिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनफेड फार्मिंग। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ड्राई फार्मिंग की। देखो ड्राई फार्मिंग, किसी को मालूम है कि ड्राई फार्मिंग क्या है,
कोई बच्चा जिसको मालूम हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई फार्मिंग? मालूम है भाई किसी को ड्राई फार्मिंग का? देखो ड्राई फार्मिंग कि मेरे पास क्या है, कोई ऐसा रीजन है, ये बात कर लो, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास खेत है, क्या है, ये मेरे पास फील्ड है, यानी फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 1। दूसरा मेरे पास क्या है, एक और फील्ड है, यानी मान लीजिए आप कौन सा, फील्ड नंबर 2। तीसरा मेरे पास एक और फील्ड है, कौन सा, फील्ड नंबर 3। क्या है, मेरे पास 3 फील्ड है, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3। अगर मेरे एक फील्ड के अंदर जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होगा, लेस देन 750 mm। क्या ये मेरा जो फील्ड नंबर 1 है, इसमें जो मेरा एनुअल रेनफॉल होता है वो कितना, लेस देन 750 mm। दूसरा जो मेरा फील्ड है, इसके अंदर जो एनुअल रेनफॉल होता है वो कितना, 750 से कितना, 1100 mm। कितना, 750 से 1100 mm। तीसरा जो मेरा फील्ड है, इसके अंदर रेनफॉल कितना होगा आपका, मोर देन 1150 mm या 1100 mm। कितना भाई, मोर देन 1150 mm या 1100 mm। देख लिया भाई कि मेरे पास 3 फील्ड है और तीनों फील्ड में मेरे क्या है, एक में लेस देन 750 mm रेनफॉल होता है, एक में 750 से 1100 और एक के अंदर मोर देन 1100 या 1150। अगर मेरे जिस फील्ड के अंदर, यानी मेरे जिस फील्ड में एनुअली रेनफॉल लेस देन 750 mm होता है वो मेरा कौन सा है, और अगर इस फील्ड के अंदर में क्या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या क्रॉप ग्रोविंग करता हूं तो वो मेरा क्या है, ड्राई फार्मिंग। क्या होगा, ड्राई फार्मिंग। देखिएगा एक बार, ड्राई फार्मिंग, इट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। यानी यही तो मैंने कहा कि मेरे पास एक रीजन है और इस रीजन के अंदर कितना बारिश हो रहा है एनुअली, लेस देन 750 mm। अगर इस फील्ड के अंदर मैंने अगर क्रॉप का कल्टीवेशन किया, मैंने क्रॉप ग्रोविंग की, तो उसको क्या कहूंगा मैं, ड्राई फार्मिंग। और यही मैंने आपको लिखा है, यही मैंने आपसे कहा है कि इट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm। याद रहेगा भाई। सेकंड मेरा क्या है, यही मैं आपका क्लियर करते चलता हूं, भूलना नहीं है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी आपके लिए। दूसरा क्या है कि ऐसा मेरे पास रीजन है, क्या ऐसा मेरे पास रीजन है जिसके अंदर एनुअली रेनफॉल कितना होता है, 750 से 1150 mm। यानी मेरा जो फील्ड नंबर 2 है, यानी मेरे पास जो खेत मेरा 2 नंबर का खेत है, उसके अंदर जो मेरा एनुअली एक साल में जो मेरा रेनफॉल हो रहा है वो कितना, 750 से 1100 mm हो रहा है। और इसके अंदर अगर मैं क्या खेती बाड़ी करता हूं, इसमें मैं अगर क्रॉप्स का कल्टीवेशन करता हूं, क्रॉप ग्रोविंग करता हूं, तो वो कौन से रीजन के अंदर आएगी, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर। वहीं अगर मेरा फील्ड नंबर 3, यानी जो मेरा तीसरा फील्ड है, इसके अंदर जो एनुअल रेनफॉल होगा वो मोर देन 1100 mm हो रहा है, अगर वहां मैं क्रॉप्स की ग्रोविंग करता हूं, अगर मैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करता हूं, तो वो किसके अंदर आएगा, रेनफेड फार्मिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूं तीनों चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है और रेनफेड फार्मिंग क्या है। अगर अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट में टाइप करके दीजिए, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। आप सुनिए भाई, इन ड्राई फार्मिंग क्रॉप फेलियर इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू prolonged ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए भाई, क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। जो क्रॉप फेलियर, अगर मैं क्रॉप फेलियर की बात करूं तो मोस्ट कॉमन फीचर है किसका, ड्राई फार्मिंग का। क्रॉप फेलियर इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ए ड्राई फार्मिंग। कि जो ड्राई फार्मिंग है वो हम कहां फॉलो करेंगे, जिस रीजन के अंदर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm हो रहा हो। कितना, लेस देन 750 mm हो रहा हो। जैसे आप बात कर लीजिए राजस्थान में वेस्टर्न रीजन की, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गुजरात के कच्छ के रण की बात कर लीजिए, यहां का जो रेनफॉल होगा वो लेस देन कितना होगा आपका, 750 mm। यानी एरिड रीजन के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं कि जो वेस्टर्न राजस्थान है उसको हम एज ए एरिड रीजन कंसिडर करते हैं। अब हमने क्या कर दी, यहां पे हमने क्रॉप की सोविंग कर दी, क्या कर दी, क्रॉप की सोविंग कर दी।
जो मानसून ऑनसेट और मानसून क्या है, मतलब टाइमली है, समय के साथ जो आपका मानसून है वो आ गया किसके अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। यानी मेरा जुलाई के अंदर, यानी स्टार्ट ऑफ जुलाई में, या किसकी बात करें बिगिनिंग ऑफ जुलाई के अंदर ही क्या मानसून आ गया, और मैंने किसकी बाजरे या मैंने जो पल्सेज है या पर्ल मिलेट है उनकी मैंने सोविंग कर दी। बट अब क्या है, मैंने सोविंग तो कर दी, सोविंग करने के बाद में 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक रेनफॉल ही नहीं हुआ, मतलब टू सक्सेसिव रेनफॉल के बीच में क्या एक लंबा ड्राई पीरियड निकल गया, वही क्या है आपका परलोंग्ड ड्राई स्पेल। परलोंग्ड ड्राई स्पेल क्या होता है, जब दो सक्सेसिव रेनफॉल के बीच में, यानी एक रेनफॉल कब हुआ, जब हमने क्रॉप की सेविंग करी, अब दूसरा रेनफॉल कब होगा, कि जब भी दूसरा रेनफॉल होगा, इन दोनों के बीच में अगर लंबा समय यानी लंबा अगर ड्राई पीरियड गुजरता है तो वो क्या है आपका परलोंग्ड ड्राई स्पेल। परलोंग्ड ड्राई स्पेल इज द पीरियड ऑफ ड्राइनेस, क्या इज द पीरियड ऑफ ड्राइनेस बिटवीन टू सक्सेसिव रेनफॉल, यानी दो सक्सेसिव रेनफॉल के बीच में जो लंबा एक ड्राई पीरियड गुजरता है वही क्या है आपका परलोंग्ड ड्राई स्पेल। और आपको वेस्टर्न रीजन में जो एरिड रीजन है या ड्राई फार्मिंग है, इसमें आपको हमेशा परलोंग्ड ड्राई स्पेल देखने को मिलता है। यानी वेस्टर्न राजस्थान में टाइमली क्रॉप की सोविंग कर दी, पर क्रॉप की सोविंग करने के बाद में 25 दिन तक बारिश नहीं आई, अब अर्ली स्टेज के अंदर ही हमारी जो क्रॉप है उसमें फेलियर आ गया, यानी क्रॉप की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हो पाई। ये क्या है आपका, ये अर्ली जो क्या है हमारा जो किसके अगर बिगिनिंग ऑफ द सीजन की बात करें, क्या ये हमारा अर्ली सीजन ड्राउट होगा, क्या अर्ली सीजन ड्राउट। अगर आपके मान लो सोविंग के टाइम अच्छा बरसात हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम अच्छा बरसात हुआ, जब लास्ट में मेच्योरिटी स्टेज आई तब आपका बारिश ही नहीं हुआ और 20-25 दिन का आपका ड्राई पीरियड निकल गया, अब क्या हुआ आपका जो लेट सीजन ड्राउट आ गया, क्या लेट सीजन ड्राउट, या आप कौन सा आप लेट सीजन बोल दो या आप क्या टर्मिनल सीजन ड्राउट बोल दो, क्या टर्मिनल सीजन ड्राउट। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी क्रॉप की अगर मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर आपके पास क्या आ गया, ड्राई हो गया, यानी बारिश नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा आपका जो क्रॉप मेच्योर नहीं होगी और क्रॉप में क्या आएगा, फेलियर आएगा। इसलिए जो मोस्ट कॉमन फीचर है किसका, ड्राई फार्मिंग का, याद रखिएगा, इन ड्राई फार्मिंग क्रॉप फेलियर इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू परलोंग्ड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। याद रहेगा भाई, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा भाई। आगे बात करते हैं, ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन विथ ग्रोइंग सीजन लेस देन 75 डेज, यानी पीरियड ऑफ एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर। सोइल कर लीजिएगा भाई, यहां पे फोइल नहीं है सोइल है भाई। देखो ग्रोविंग सीजन किसकी बात करें, ग्रोविंग सीजन की। ग्रोविंग सीजन में हम कौन से डेज को कंसीडर करते हैं, क्या उन दिनों को कंसीडर करते हैं कि जब हम क्रॉप की सोविंग करते हैं, कि जब हमने क्या हमने क्रॉप की सोविंग कर दी, क्रॉप की सोविंग लेने से जब हमने क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, क्या ये पीरियड मेरा किसका पीरियड, क्या इसके अंदर मैं ग्रोविंग सीजन को कंसीडर करूंगा, जी बिल्कुल नहीं। ग्रोविंग सीजन मेरा कौन सा होगा, जब आपकी सोइल के अंदर एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर अवेलेबल है, वही मेरा क्या है ग्रोविंग सीजन। यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रॉप की सोविंग कर दी और बाद में मिड सीजन के अंदर जाके आपका क्रॉप फेलियर आ गया, तो वो कौन सा ग्रोविंग सीजन। अगर ग्रोविंग सीजन होता तो क्रॉप ग्रो करती और मेच्योरिटी स्टेज तक जाती, बट आपका ग्रोइंग पीरियड के अंदर हम किसे कंसीडर करते हैं, हम उसे कंसीडर करते हैं जब पीरियड ऑफ एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर, कि जब आपकी सोइल के अंदर एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर हो, यानी आपका जो क्रॉप प्लांट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी आपकी सोइल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो प्लांट को मॉइस्चर सप्लाई कर सकती है। तो कितने दिन का, 75 डेज का। यानी आपका जो ड्राई फार्मिंग है इसके अंदर जो एडिक्वेट सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी, 75 डेज तक की होगी। यानी आप कितने दिन की क्रॉप ले सकते हो इसमें, यानी जो 80, 90 दिन, 100 दिन या 75 दिन की अगर आपकी कोई क्रॉप है उसी को आप ड्राई फार्मिंग में ले सकते हो। बाकी आप शुगर केन नहीं लगा सकते, राइस नहीं लगा सकते, जूट नहीं लगा सकते, आप ऐसी क्रॉप्स की सोविंग ड्राई फार्मिंग में नहीं कर सकते जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। देखिए भाई आगे, एरिड रीजन मोस्टली किसके अंदर, ड्राई फार्मिंग हम एरिड रीजन के अंदर फॉलो करते हैं। बार बार मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, एरिड रीजन कौन सा, जहां पे क्या हो कि जहां पे मॉइस्चर की बात करें, जहां पे जो मॉइस्चर है वो हमेशा डेफिसिट साइड में हो, हमेशा यानी कमी की ओर हो। कैसा, हमेशा कमी की ओर हो। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो आपका ड्राई फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग में जो मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यानी मल्चिंग कर लीजिए आप। अगर आपने मल्चिंग किया तो उससे क्या होगा कि आपका जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन आपका रिड्यूस होगा, इवापोरेशन रिड्यूस होगा तो आपके जो सोइल में है मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा। तो मॉइस्चर कंजर्वेशन करना भी नेसेसरी है किसके अंदर, ड्राई फार्मिंग के अंदर।
मॉइस्चर क्या मॉइस्चर अवेबिलिटी ऑलवेज डेफिशिएंट साइड इन द ड्राई फार्मिंग, क्या मॉइस्चर अवेबिलिटी आर इन द डेफिशिएंट साइड इन ड्राई फार्मिंग, यानी ड्राई फार्मिंग में हमेशा ही जो आपकी मॉइस्चर है वो हमेशा डेफिसिट साइड में होगी, यानी प्लांट के पास कभी भी आपकी जो सफिशिएंट मॉइस्चर है वो अवेलेबल नहीं होगी, हमेशा आपके पास क्या कमी बनी रहेगी। ये किसका फीचर है? ड्राई फार्मिंग का। चलिए भाई आगे नेक्स्ट, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या, मैं प्लॉट नंबर 2 या फील्ड नंबर 2 की बात कर रहा हूं कि आपके जिस रीजन के अंदर एनुअली रेनफॉल कितना हो 750 से 1100 mm, कितना 750 से 1150 mm, और अगर वहां हम क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप की सोविंग करते हैं, तो वो आपका क्या है? ड्राई लैंड फार्मिंग। देखिएगा एक बार, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 750 टू 1150 mm इज नोन एज ड्राई लैंड फार्मिंग। यही मैंने आपसे कहा, प्लॉट नंबर 2 के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि ऐसा मेरे पास रीजन है जिसके अंदर एनुअल रेनफॉल कितना हो रहा है 750 से 1150 mm, और यहां अगर मैं क्रॉप्स की सोविंग करता हूं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करता हूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? ड्राई लैंड फार्मिंग। याद रहेगा भाई। आगे देखिए, ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप ड्यूरेशन अक्यूर बट क्रॉप फेलियर आर लेस फ्रीक्वेंट, यानी क्रॉप फेलियर इज द कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग बट नॉट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, कि जो आपका क्रॉप फेलियर है वो ड्राई फार्मिंग का कॉमन फीचर है, ड्राई लैंड फार्मिंग का नहीं। ड्राई लैंड फार्मिंग में हालांकि आप कभी कभार देख सकते हो कि आपके में क्रॉप फेलियर आ सकता है, बट क्या होगा? लेस फ्रीक्वेंट। क्या? लेस फ्रीक्वेंट। जबकि ड्राई स्पेल भी क्या है आपका, यानी ड्राई पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका 2 सक्सेसिव रेनफॉल के बीच में ड्राई पीरियड होता है तो वही क्या है आपका? ड्राई स्पेल। देखिए आपकी किसकी सोइल की बात करें, अगर आपकी सैंडी सोइल की बात करें तो सैंडी सोइल में ड्राई स्पेल होगा वो कितने दिनों का होगा? कम दिनों का होगा, जबकि ब्लैक सोइल में ज्यादा दिनों का होगा। क्योंकि अगर आपकी ब्लैक सोइल की बात करें तो ब्लैक सोइल के अंदर जो वाटर रिटेंशन, क्या वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है या जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसकी ज्यादा होगी, इससे जो मॉइस्चर अवेबिलिटी है वो ज्यादा दिनों तक रहेगी। जबकि आपकी सैंडी सोइल है, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, इससे आपको वाटर को रिटेन करके नहीं रख पाएगी, और इससे आपका क्या जल्दी जल्दी सोइल क्या कर जाएगी? सूख जाएगी, और आपकी सोइल को जल्दी जल्दी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी याद रखिएगा, जो ड्राई स्पेल है वो क्या लोमी, जो आपकी सैंडी सोइल है उसमें कम दिनों का होगा, जबकि आपकी ब्लैक सोइल के अंदर ज्यादा दिनों का होगा। यानी हमें जो आपकी ब्लैक सोइल है उसमें जो ड्राई स्पेल कहेंगे, जब 15 दिन का पीरियड कैसा ड्राई निकलता है तब हम उसके अंदर क्या बोलते हैं? ड्राई स्पेल। वहीं आपके अगर सैंडी सोइल के अंदर कितना 10 डेज का पीरियड, अगर 10 दिन आपके ड्राई निकल जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? ड्राई स्पेल। तो ड्राई स्पेल आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? ड्राई लैंड फार्मिंग में, बट जो क्रॉप फेलियर है वो आपको लेस फ्रीक्वेंट मिलेगा। दीज आर क्या? ड्राई लैंड फार्मिंग आर किसकी बात करते हैं? क्या भाई? फॉलोवर्ड इन सेमी एरिड रीजन। क्या? फॉलोवर्ड इन सेमी एरिड रीजन। जो आपके ड्राई फार्मिंग है वो किन एरियाज में फॉलो करते हैं? आपके सेमी एरिड ट्रैक्ट के अंदर। ड्राई फार्मिंग एरिड रीजन के अंदर, ड्राई लैंड फार्मिंग किसके अंदर? आपके सेमी एरिड रीजन के अंदर। ग्रोइंग पीरियड कितने दिन का होगा आपका? 75 टू 120 डेज। क्या? 75 टू 120 डेज। याद रखिएगा, ड्राई फार्मिंग में जो ग्रोइंग डेज है लेस देन 75 डेज। ड्राई लैंड फार्मिंग में कितना? 75 टू 120 डेज। यानी जो ड्राई लैंड फार्मिंग है इसमें जो ग्रोइंग पीरियड होगा वो कितने दिन का होगा आपका? 75 से लेके 120 डेज का। दूसरा कौन से एरियाज में? सेमी एरिड जो एरियाज है उनमें हम फॉलो करते हैं कौन सा? ड्राई लैंड फार्मिंग। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज आर की फीचर फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ये एग्जाम के अंदर, कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है वो किसका की फैक्टर है? क्या? मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज आर द की फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है वो किस फार्मिंग का की फीचर है? ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग? तो किसका? ड्राई लैंड फार्मिंग का। क्योंकि मेरी बात सुनिए, देखो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है कि ड्राई लैंड फार्मिंग का जो आपका ग्रोइंग पीरियड है वो 75 से 120 डेज का है। यानी अगर आपने मॉइस्चर कंजर्वेशन किया,
यानी मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की तो आप क्या कर सकते हो, अपनी सोइल में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हो और जो आपका ग्रोइंग पीरियड है उसको इंक्रीज कर सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। जबकि ड्राई फार्मिंग में क्या है, 175 डेज, लेस देन 175 डेज ग्रोइंग पीरियड होगा। अगर आपकी क्रॉप कैसी है, 4 महीने की क्रॉप है, तो आप अगर मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉलो भी करते हो तो आप खींचते खींचते कितने दिन तक खींचोगे, लास्ट में आपको क्रॉप फेलियर देखने को ही मिलेगा। इसलिए हम उसके अंदर मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जरूर फॉलो करते हैं, बट जो की फीचर है, यानी जो फेलियर और सक्सेसफुल के बीच में अगर कोई खड़ा है ड्राई लैंड फार्मिंग में, तो वो कौन खड़ा है, मॉइस्चर कंजर्वेशन। अगर आपने इसमें ड्राई लैंड में अगर मॉइस्चर कंजर्वेशन कर लिया तो आपका सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा, वरना आपका लेस फ्रीक्वेंट जैसे आपको चांस देखने को मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर फेलियर और सक्सेस के बीच में खड़ा है सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। तो याद रखिएगा भाई, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन इज द की फैक्टर इन ड्राई लैंड फार्मिंग, नॉट इन ड्राई फार्मिंग। एडिक्वेट ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर वर्टी सोल और ब्लैक सोइल। यानी आपकी कौन सी जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, इसमें जो आपका ब्लैक सोइल है और वर्टी सोल है, इनमें आपको किसकी, वाटर ड्रेनेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वाटर ड्रेनेज का मतलब आप सभी जानते हो क्या, रिमूव ऑफ एक्सेज वाटर फ्रॉम द फील्ड। कि जो हमारे फील्ड में एक्सेज वाटर है उसका हम अगर रिमूवल करते हैं तो वही क्या है, वाटर ड्रेनेज। और इसमें वाटर ड्रेनेज जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होना भी जरूरी है। क्यों, अगर कई बार आपके रेनी डेज के अंदर अच्छी खासी बारिश हुई, उस टाइम अगर आपके खेत में पानी भर गया तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या हमें ड्रेनेज जैसी फैसिलिटी चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा भाई, कुछ ड्राई लैंड जो फार्मिंग है वो कुछ आइडेंटिफाइड की गई है, कुछ जगह के अंदर कुछ प्लेस पे ड्राई लैंड जो फार्मिंग है उसको आइडेंटिफाइड किया गया है, उन्हीं को मैं बताऊंगा आपको। लो टिल फार्मिंग स्ट्रेटजी आइडेंटिफाइड फॉर पर्ल मिलेट अंडर सेमी एरिड वर्टी सोल ऑफ सोलापुर एंड ग्राउंड नट अंडर सेमी एरिड एल्फी सोर्स ऑफ अनंतपुर। देखो जो अनंतपुर रीजन है वो साउथ में मोस्ट पॉपुलर है, किसके लिए, ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए। कौन सा, अनंतपुर। और अनंतपुर में जो ग्राउंड नट है, एल्फिसोल के अंदर जो हमारा एल्फिसोल ऑर्डर है, इस एल्फिसोल ऑर्डर के अंदर क्या ये आइडेंटिफाइड किया गया है कि जो आपका ग्राउंड नट है वो क्या है, सक्सेसफुल क्या करता है, उत्पादन या प्रोडक्शन करता है, किसके अंदर, आपके ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर। क्या जो अनंतपुर में ग्राउंड नट की फार्मिंग है या जो ग्राउंड नट कल्टीवेशन है वो एक सक्सेसफुल एग्जांपल है किसका, ड्राई लैंड फार्मिंग का। वहीं किसकी बात करें, आपके महाराष्ट्र के सोलापुर रीजन, कौन सा, जो महाराष्ट्र का सोलापुर रीजन है, और यहाँ की जो वट्टी सोल यानी जो ब्लैक सोइल है, आपका जो महाराष्ट्र का कौन सा रीजन, जो सोलापुर रीजन है, वो कौन सा रीजन है, सेमी एरिड रीजन है। और यहाँ की सोइल कैसी है, वट्टी सोल। पर यहाँ पे जो पर्ल मिलेट है उसका क्या सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन देखा गया है, तो ये भी क्या है, आपका एक सक्सेसफुल एग्जांपल है किसका, ड्राई लैंड फार्मिंग का। तो याद रहेगा भाई, ये दो सिस्टम आइडेंटिफाइड किए गए हैं कहां पे, साउथ के अंदर, कि ये ड्राई लैंड फार्मिंग का क्या है, एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। याद हो गया भाई, चलिए आगे की ओर। चलिए भाई नेक्स्ट, रेनफेड फार्मिंग। किसकी बात करेंगे, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या, प्लॉट नंबर 3 यानी फील्ड नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास ऐसा रीजन है, क्या हमारे पास ऐसा फील्ड या ऐसा रीजन है जिसके अंदर एनुअल रेनफॉल, यानी हमारे पास क्या है, ऐसा फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर जो एनुअल रेनफॉल हो रहा है वो कितना आपका, वो मोर देन 1150 mm। क्या मेरे पास ये रीजन है जिसका एनुअल रेनफॉल कितना है, मोर देन 1150 mm। अगर इसके अंदर मैं क्रॉप्स ग्रोइंग करता हूं या मैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करता हूं, क्या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करता हूं, तो ये आपका किसका एग्जांपल है, रेनफेड फार्मिंग का। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहूंगा, रेनफेड फार्मिंग। तो क्या रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग इफ क्रॉप प्रोडक्शन विथ एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 mm। अगर हम क्या, मोर देन यानी हमारा जो एनुअल रेनफॉल है वो मोर देन 1150 mm हो, और हम 1150 mm रेनफॉल के साथ अगर हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं या क्रॉप ग्रोविंग करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका रेनफेड फार्मिंग। याद रहेगा भाई। तो रेनफेड फार्मिंग इज ए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। याद रहेगा भाई। चलिए भाई नेक्स्ट, नो सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड।
यानी जो आपका रेनफेड फार्मिंग है उसमें आपका किसी प्रकार का सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, यानी अब आपकी जो सोइल मॉइस्चर है वो डेफिसिट साइड में नहीं होगी। यानी मैंने एरिड में क्या कहा, आपको जो ड्राई फार्मिंग है या एरिड रीजन है वहां मैंने कहा कि जो सोइल मॉइस्चर है वो हमेशा डेफिसिट साइड में रहता है, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां मॉइस्चर जो सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो मॉइस्चर डेफिशिएंसी है वो हमें रेनफेड फार्मिंग में देखने को नहीं मिलती है। जो मैंने आपको क्या कहा कि जो आपकी ड्राई फार्मिंग में क्या मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस नेसेसरी है, जबकि किसके अंदर जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसमें की फीचर है क्या, की फीचर एक चाबी है हमारे पास सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन की। रेनफेड फार्मिंग में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ड्रेनेज इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन रेनफेड फार्मिंग। इसके अंदर क्या कि जो आपका ड्रेनेज है वो ड्रेनेज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है किसके अंदर, रेनफेड फार्मिंग के अंदर। क्योंकि यहां क्या होगा, आपके फील्ड के अंदर वाटर एक्युमुलेशन होगा, यानी एक्सेज वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए। तो अगर बात करें तो ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज इज द की फीचर ऑफ रेनफेड फार्मिंग, वाइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज इज द की फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। तो याद रहेगा भाई कि जो ड्रेनेज है वो रेनफेड फार्मिंग का की फीचर है, और जो ड्राई लैंड फार्मिंग का कौन सा, आपका मॉइस्चर कंजर्वेशन। एम्फेसिस इज ऑफन ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सेज वाटर। यही मैंने कहा कि जो एक्सेज वाटर है उसका किस तरह में डिस्पोजल करना है, यही हमारा क्या रहता है, ध्यान रहता है, यहीं पे हम फोकस करते हैं। जो ग्रोविंग पीरियड होगा वो कितना, मोर देन 120 डेज का होगा, कितना, मोर देन 120 डेज का। और ह्यूमिड रीजन के अंदर हम रेनफेड फार्मिंग फॉलो करते हैं, किसके अंदर, ह्यूमिड रीजन के अंदर। याद रहेगा भाई, ड्राई फार्मिंग एरिड के अंदर, ड्राई लैंड फार्मिंग सेमी एरिड के अंदर, रेनफेड ह्यूमिड के अंदर। दूसरा, ग्रोविंग पीरियड ड्राई के अंदर आपका कितना होगा, लेस देन 75 डेज, ड्राई लैंड में कितना, 75 टू 120 डेज, और आपका रेनफेड के अंदर क्या, मोर देन 120 डेज। अब एक बार आपका फटाफट हम आगे का और देख लेते हैं, बाकी आपका टाइम हो गया है। आगे हम जो चर्चा करेंगे लेक्चर में, जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं उसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा किसकी, कि जो आपका यूनाइटेड नेशन, क्या, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर पैसिफिक एंड एशिया, इन्होंने क्या किया, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको ओनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर, और दूसरा किसके अंदर, यानी एक तो ड्राई लैंड फार्मिंग में और दूसरा रेनफेड फार्मिंग में। और उन दोनों में हमने क्या डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे हमें उनमें डिफरेंस बताया कि रेनफॉल कितना होगा, ड्रेनेज फैसिलिटी किसमें चाहिए, दूसरी बात करें ग्रोविंग पीरियड की बात करें, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें, इन सब फैक्टर के बेस पे उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, ड्राई लैंड फार्मिंग को और किसको, रेनफेड फार्मिंग को। किसने, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये हम किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उससे पहले आइडेंटिफाइड रेनफेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कुछ आइडेंटिफाइड रेनफेड फार्मिंग सिस्टम है, हम उनकी बात करते हैं। देखिएगा भाई एक बार, 8 बेंगलोर की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में आपका क्या, बेंगलोर है, और बेंगलोर में क्या, एक रेनफेड फार्मिंग सिस्टम देखा गया, जो क्या है, एक सक्सेसफुल रेनफेड फार्मिंग सिस्टम है। क्रॉप्स प्लस डेयरी प्लस सीप एंड गोट प्लस पोल्ट्री प्लस सेरिकल्चर एंड प्लस पिगरी, कि यानी एक आदमी क्या कर रहा है, जहां पे रेनफेड एरिया है, और रेनफेड एरिया मतलब कि जहां का एनुअल रेनफॉल कितना है, मोर देन 1150 mm, वहां एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी क्रॉप्स भी उगा रहा है, डेयरी भी कर रहा है, यानी उसके पास क्या है, उसके पास काऊ है, उसके पास बफेलो है, यानी उनसे मिल्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्रॉप्स भी कर रहा है, डेयरी भी कर रहा है, सीप एंड गोट यानी भेड़ पालन भी कर रहा है, और आपका बकरी पालन भी कर रहा है, साथ ही आपका क्या, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन भी कर रहा है, और आपका सेरिकल्चर, इसके साथ में क्या, आपका सेरिकल्चर और पिगरी भी करता है, यानी आपका सेरिकल्चर और पिगरी भी फॉलो करता है। तो कितने यूनिट हो गए, पिगरी हो गया, सेरिकल्चर, पोल्ट्री, 4, 5, 6 यूनिट, लगभग क्या 5-6 यूनिट फॉलो करता है किसके अंदर, रेनफेड फार्मिंग के अंदर। ये क्या है, एक आपका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है किसका, रेनफेड फार्मिंग का। याद रहेगा भाई। दूसरा फार्मर कहां का है, वही अनंतपुर का। अनंतपुर एग्रीकल्चर को लेके अपने आप में बड़ा पॉपुलर एरिया है। दूसरा ग्राउंड नट को लेके आपका मोस्ट पॉपुलर एरिया है कौन सा, अनंतपुर। देखिएगा भाई, 8 अनंतपुर
सीप रियरिंग एंड ग्राउंड नट कल्टिवेशन 1 हेक्टेयर एंड ग्राउंड नट कल्टिवेशन एक और 1 हेक्टेयर में, यहां भी 1 हेक्टेयर कर लीजिएगा, प्लस 1 जर्सी काऊ और 10 यहां पे सीप। भाई लिखा नहीं है इन्होंने, क्या है 10 सीप। एक किसान है जिसके पास क्या है 10 तो सीप है, प्लस उसके पास क्या है 1 हेक्टेयर ग्राउंड नट है, उसके अलावा और 1 हेक्टेयर ग्राउंड नट है, और उसके पास क्या है इसके साथ साथ 1 जर्सी गाय है, क्या है 1 जर्सी काऊ है। ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा सक्सेसफुल रेनफेड फार्मिंग का सिस्टम। यानी कि एक आदमी के पास क्या 2 हेक्टेयर लैंड है जिसमें दोनों में क्या ग्राउंड नट का कल्टीवेशन कर रहा है, इसके साथ ही 10 उसने क्या भेड़े भी रखी है और 1 जर्सी गाय भी रखी है। ये क्या है आपका, ये दूसरा सक्सेसफुल रेनफेड फार्मिंग सिस्टम है। तो प्लीज जितना आपका हो गया उतना याद कीजिए, बाकी हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि ड्राई लैंड वर्सेज रेनफेड फार्मिंग। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रेगुलर बने रहिए, जितना भी आपका लेक्चर है सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लेक्चर होंगे। नेट एस्पिरेंट जितने भी बच्चे हैं एक दिन में क्लास मिस नहीं करे, रेगुलर अपना क्लास करे, और नेट आपका नजदीक है एसआरबी नेट, जल्दी आप उसको क्वालिफाई करें, और आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट रास्ते हो, चाहे आपके सरकारी रास्ते हो, चाहे वो निजी कंपनियां हो, चाहे वो आपके सरकारी हो, उन सभी में आपके रास्ते खुल जाते हैं, अच्छे लेवल तक आप जा सकते हो। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।